Hello everyone, welcome to my channel. So this is our next part of our chapter thermodynamic and kinetic aspects of transition metal complexes. और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट दी स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स ऑफ दी कॉम्प्लेक्सेस, राइट। अब हम इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमारे पास दो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स जो हैं साइंटिस्ट के थ्रू रखे गए थे, राइट। तो पहले जो हमारे पास इनिशियली जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट था दैट वाज नोन एज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास समझ लो हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाना है दैट इज MLX, ओके। मतलब हमारे पास X लिगेंड्स है जो कि हमारे एक मेटल के साथ अटैच्ड है। सो क्या हो सकता था, साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास जैसे एक मेटल है उसके साथ एक लिगेंड अटैच करो, फिर वो Ml बना देगा। अब Ml के साथ दूसरा लिगेंड अटैच करो तो वो Ml2 बना देगा। Ml2 के साथ एक और लिगेंड अटैच करो तो Ml3 बना देगा। और करते करते हम Ml n-1 मतलब एक लिगेंड और डालेंगे तो हमारे पास जो है MlN बन जाएगा, राइट। सो यहाँ पर अगर X लेना है तो X ले सकते हो, ओके। सो अब देखो हमारे पास अगर X-1 लिगेंड्स अटैच होंगे तभी हमारे पास जो है एक लिगेंड अटैच करके X आएगा। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करेक्ट कर दिया कि हमारे पास जो N की जगह पर मैंने X लिखा है, राइट। सो हमारे पास MLX फॉर्मूला बनाना था तो हमारे पास इन रिएक्शंस का हमने फॉलो किया, राइट। अगर हर रिएक्शन का मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखूँ तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन जो है ये वाली, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा देते हैं K1। सेकेंड रिएक्शन जो है ये वाली, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। फिर थर्ड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 और ये जो हमारी nth रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kn, ओके। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा दैट इज प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, ओके। अगर इस रिएक्शन का देखें तो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, और अगर K3 देखें तो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, और अगर हमारे Kn देखें तो प्रोडक्ट हमारा ये है MLX अपॉन दी रिएक्टेंट्स दैट इज MLX-1 एंड L। आप ज़्यादा अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है तो आप तीन रिएक्शंस लेके ही K3 तक देखिए, ओके। अब ये रिएक्शन करने के लिए हमने X लिगेंड्स अटैच करने थे तो मैंने क्या किया एक एक बार में कि हमारे पास पहले एक लिगेंड अटैच किया, फिर दूसरा लिगेंड अटैच किया, फिर तीसरा लिगेंड अटैच किया। हम इसको अगर यही रिएक्शंस हमने बनानी है, राइट, यही प्रोडक्ट्स हमने बनाने हैं तो हम एक और वे भी फॉलो कर सकते थे। सो जो न्यू वे आया वो हमारा कुछ इस प्रकार था कि हम जो लिगेंड्स अटैच कर रहे थे उनको हम इकट्ठे ही अटैच कर दें। सो यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के लिए जैसे हमारे पास अगर हमारे पास M है तो उसमें L अटैच करूँ तो ML बन जाएगा, ओके। अगर मैं M के साथ दो L लिगेंड्स इकट्ठे अटैच कर दूँ तो ML2 बन जाएगा। अगर M के साथ तीन लिगेंड्स इकट्ठे अटैच कर दूं तो ML3 बन जाएगा। एंड करते करते अगर M के साथ N लिगेंड्स अटैच करूं तो MLN बन जाएगा, राइट। सो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होंगे उनमें सिर्फ ये फर्क आएगा कि L की पावर चेंज हो जाएगी, ओके। और जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिफरेंट है। सो लेट मी राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ ऑल दीज रिएक्शंस हियर। अब देखो जो मैंने यहाँ पर चारों इक्वेशंस को मार्क कर दिया। अब जो हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसे बीटा से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा, बट लेकिन यहाँ पर बीटा ले लेते हैं हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का साइन। सो दिस इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। सो इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन का बीटा 2 लूँ, राइट, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज ML2 अपॉन द रिएक्टेंट्स दैट इज M, और L जो है वो 2 है तो उसकी पावर 2 हो जाएगी, ओके। अगर थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो बीटा 3 दैट इज ML3 अपॉन M, और L रेज टू पावर 3 हो जाएगा बिकॉज L के साथ तीन लिगेंड्स हैं। और अगर बीटा N की बात करूं तो हमारे पास MLN जो प्रोडक्ट बन रहा है अपॉन द रिएक्टेंट M एंड L रेज टू पावर N, राइट। सो यहाँ पर आप एक फर्क देखिए, यहाँ पर लिगेंड जो है वो एक एक करके हम अटैच करें, क्या करें, वन एट अ टाइम। यहाँ पर क्या है, वन एट अ टाइम। तो हमारे पास इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहे थे। अगर हम इकट्ठी लिगेंड्स अटैच करें ऑल एट अ टाइम,
ये हमारी क्या ट्रिक है, दैट इज वन एट अ टाइम, यहाँ पर है ऑल एट अ टाइम। सो जितने भी हमने लिगेंड्स अटैच करने हैं हम एक ही बार में सारे लिगेंड्स अप्लाई करते हैं। जब आज की हम रिएक्शन देखते हैं तो हमने एक ही बार में सारे लिगेंड्स हम अटैच कर देते हैं। सो ये दिस इज अ न्यू वे, राइट। और लेकिन दोनों में फर्क क्या क्या था, हमने इन दोनों को डिफरेंट नेम्स दिए। जो ये फर्स्ट रिएक्शन था इनिशियली जो ब्लू कलर में लिखी गई है, ये रिएक्शंस में हमारे पास एक एक करके वन एट अ टाइम रिएक्शन थी, तो इनको हम कहते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जो भी एक कांस्टेंट्स है K1, K2, K3 एंड Kn, ये सारे ही क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। और यहाँ पर देखने वाली बात क्या थी कि जब हमने इसे ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक चीज़ है कि जब एक लिगेंड अटैच हो जाता है तो लिगेंड अटैच होने के बाद क्या होता है, एक लिगेंड पहले लगा हुआ है, अब सेकंड लिगेंड लगाना है, तो जो दो लिगेंड्स हैं यहाँ पर जो अटैच हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कई बारी, और जो है हमारे पास CSR नेट में भी इसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्चुअल है कि हमारे पास एक और लिगेंड है, तो एक लिगेंड अटैच क्यों नहीं हो सकता जल्दी, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये छोटा क्यों होता है, बिकॉज ये पहले ही एक लिगेंड लगा हुआ है और इस लिगेंड के बीच में, इन दोनों लिगेंड्स के बीच में, इनकमिंग लिगेंड के बीच में जो मेटल आयन है वो रिपेल करता है इनकमिंग लिगेंड को, क्योंकि उसके पास पहले ही एक लिगेंड लगा हुआ है। तो इन दोनों लिगेंड्स के बीच में क्या होती है, दैट इज कूलम्बिक रिपल्शन। कौन सी रिपल्शन होती है, दैट इज कूलम्बिक रिपल्शन। ओके, सो ये कूलम्बिक रिपल्शन की वजह से हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो रिपेल करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो ट्रेंड होता है, जो हमारे पास ट्रेंड फॉलो होता है फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज K1 इज बिगर दैन द K2 दैन द K3 एंड सो ऑन, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रेंड आ जाता है। सो आपको ये याद रहना चाहिए इसका रीजन क्या है, दैट इज कूलम्बिक रिपल्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड, बिकॉज उसके पास पहले ही एक ऑलरेडी एक लिगेंड अटैच था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आती हैं, दैट आर दी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसमें कि हमारे पास ऑल एट ए टाइम हर जो है रिएक्टेंट जो है वो इकट्ठे अटैच हो रहे हैं, सारे लिगेंड्स इकट्ठे अटैच हो रहे हैं। सो ये वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को हम कहते हैं दैट इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, या तो इसे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर एक अदर नेम दिया गया दैट इज कि हम इसे इकट्ठे ऐड कर रहे हैं। सो इकट्ठे ऐड करने को हम कहते हैं कॉमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सो ये हमारे जो है टू डिफरेंट नेम्स हो गए, एक फर्स्ट नेम एक सेकंड नेम। सो इनके बीच में मैं स्लैश डाल रहा हूँ। सो ये हमारे दो नेम्स हो गए इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट के, दैट इज बीटा, राइट। तो यहाँ पर हमने दो वेज से लिखे, तो ये हमारे पास हो गया nth स्टेप वाइज कांस्टेंट और ये हमारे पास हो गया nth स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये इन दोनों वेज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे जो है स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन को। अब मोर फिजिबल था हमारा जो है कम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते थे, क्योंकि कम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट से हमारे पास एक रिलेशन निकलता है फॉर द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सो अब हम उसे करते हैं, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में प्रिंट होकर आता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड कम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स, और ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है। सो अब हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें। अब हमारे पास समझ लो β3 जो था, अब तीन रिएक्शंस के लिए मैंने लिया, β3 जो था उसकी वैल्यू क्या थी कि हमारे पास ये ओवरऑल है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मतलब कम्युलेटिव, तो हमारे पास जो मेटल आयन होगा वो अकेला होगा और लिगेंड सारे इकट्ठे एक टाइम पे अटैच होंगे, तो तीन लिगेंड्स इकट्ठे अटैच होते हैं। सो ये हमने पीछे भी किया। ओके, अगर नहीं याद आ रहा तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड कीजिए और यहाँ पर देख लीजिए, राइट। सो रिवाइंड करके हम इसे देख सकते हैं। एंड दूसरी बात कि ये हमारे पास β3 की वैल्यू आ गई। अब इसकी रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो मैथ्स में हम इसे करते हैं, अगर कोई भी नंबर 1/2 से 1 से और न्यूमरेटर में भी और 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसी तरीके से हम ml इंटू ml2 से ml2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अबव एंड बिलो दी इक्वेशन। ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास
इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। हम रीअरेंज करके हमारे पास जो टर्म्स आती हैं मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। हम करेंगे क्या, पहले हम लेते हैं ये ml, ओके, ml अपॉन ये m लिया, और ये लिगेंड जो थे क्यूब था तो हमने एक लिगेंड यहाँ पर ले लिया, ओके। सो दिस इज ml अपॉन m इंटू एल, इस तरीके से रीअरेंज किया। फिर हम ml2 लेते हैं, ml2 और डिवाइड कर देते हैं ml, और एक और l ले लिया तो एक और l आ गया। अब हम लेते हैं ml3 अपॉन, अब हमारे पास ml2 बचा था, ml2 और एक और लिगेंड है तो l से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशंस बन गए, राइट। अब इस चीज़ का आगे हम देखते हैं कि हमने देखा था कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या होता था, हम एक मेटल के साथ एक लिगेंड एट अ टाइम अटैच करते थे, वन एट अ टाइम। सो हर बार में हमारे पास m प्लस एल गिव्स अस ml। सो ये हमारा जो है K1 हो गया, ml प्लस एल गिव्स अस ml2, मतलब दो लिगेंड्स अटैच हुए, तो ये हमारा K2 हो गया, और ml2 प्लस एल गिव्स अस ml3, सो ये हमारा थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, दैट इज K3, राइट। सो बीटा 3 हमारे पास इस तरीके से आ गया। इन जनरल क्या हो जाएगा कि बीटा अगर n निकालना है तो दैट इज K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 टिल 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 Kn, राइट। सो इसको हम मैथमेटिकल जो है मल्टीप्लिकेटिव समेशन से लिख सकते हैं। सो दैट इज कैपिटल पाई टिल Ki, वेयर I इज जो है 1 टू लेके I तक है, राइट। सो इस तरीके से हम बीटा n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सॉरी, यहाँ पर हम n तक रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ये बीटा n है। सो इस तरीके से हम जो है I को लेंगे एंड ये बीटा n की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पर एक जनरल रूल लगाना हो, अभी हमने देखा क्या था कि हमारे पास k की वैल्यूज बहुत बड़ी थी, 10⁻22, 10⁻30, 10⁻18। सो ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज थी। तो इस तरीके से तो हम बीटा या k को डिटर्मिन कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, इन सभी टर्म्स का क्या लिया, लॉगरिथम लिया। सो अगर जो है हमारे पास अब ये इक्वेशन है बीटा n इक्वल टू K1 इंटू K2 टिल Kn, राइट। अगर इसका लॉगरिथम लूँ, सो बीटा जो आ जाएगा दैट इज लॉग बीटा, समझ लो मैं ये वाली इक्वेशन का लॉग ले रहा हूँ, लॉग बीटा 3 दैट इज लॉग ऑफ K1 प्लस लॉग ऑफ K2 प्लस लॉग ऑफ K3, ओके। अब इस तरीके से हम जो है K1 K2 K3 ऐड करके हम लॉग बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो ये इजी हो गया। अब यहाँ पर एक जनरल रूल हमारे पास बन जाता है कि अगर हमारे पास बीटा की वैल्यू 8 से ज़्यादा है, इफ बीटा इज मोर देन 8 then only the complex is stable, then complex is stable। और अगर बीटा की वैल्यू 8 से कम है, सॉरी ये लॉग बीटा आना था, सॉरी लॉग बीटा की वैल्यू अगर 8 से ज़्यादा है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टेबल आता है, और अगर लॉग बीटा की वैल्यू 8 से कम है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो होगा दैट इज अनस्टेबल। सो ये हमारा जो है जनरल रूल आपने याद रखना है। यहाँ तक मैंने आज करवाना था कि ये हमारे जो है जनरल रूल्स याद रहें आपको, और इसके बाद हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे पास काइनेटिक स्टेबिलिटीज कैसे डिटरमिन करते हैं और फैक्टर्स क्या हैं स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले। सो टिल देन हम यहाँ तक पढ़िए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं, आपने देखा होगा मैं अपने चैनल पर हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी आपके रिप्लाईज भी दूँ, और इंस्टाग्राम पर भी मैं सबको उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए, राइट। एंड नोट्स तो आपके अच्छे से बनी रहे हैं मेरे साथ साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड शेयर विद एवरीवन। थैंक यू सो मच।